हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, लास्ट हमारा जो सेशन था उसमें हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी। सीरीज का नाम था, है ना, कि बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस या 95 प्लस, है ना, तक हमें कैसे पहुंचना है। ठीक है, तो उस सीरीज में मैंने एक वीडियो बनाया था जो लगभग आधे घंटे से ज़्यादा का सेशन था। तो वो एक इंट्रोडक्शन सेशन था जिसमें मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी और लगभग 10 पॉइंटों पे हमने चर्चा करी थी पिछले सेशन में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है ना, तो आप सबसे पहले वो वीडियो पूरा देखें। ठीक है, उसके बाद हम आज का सेशन या आज की क्लास ज्वाइन करें तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी और हम एक सीक्वेंस से चल रहे होंगे, है ना। अब सबसे पहली चीज़ मैं ये बता दूं आपको, है ना, कि मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। ठीक है, और मेरा बैकग्राउंड जो है वो कंप्यूटर साइंस से मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है। ठीक है, और मैं दो चीज़ें आपको और बता दूं मेरे बारे में कि 10th क्लास में और 12th क्लास में मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स, 5 सब्जेक्ट होते हैं, उनमें से 3 से 4 सब्जेक्ट में मेरे 90 प्लस या 95 प्लस मार्क्स थे। ठीक है, 10th में भी थे और 12th में भी थे। 12th में मेरा जो सब्जेक्ट था मैथ्स था, और मैथ्स में भी मैं, है ना, 94 95 मार्क्स लेके आया हूँ 12th एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो वहाँ मेरे साथ एक समस्या ये हुई थी स्टार्टिंग में कि मुझे बहुत सारे लोगों के द्वारा ये सुझाव दिया गया था, ठीक है, या ये सलाह दी गई थी कि अगर आप बोर्ड परीक्षा के अंदर 80 प्लस या 75 प्लस, है ना, या 90 प्लस मार्क्स अगर आप लाते हो या उम्मीद रखते हो कि हम 90 प्लस मार्क्स लेके आए, तो मुझे ये बोला गया था, ये सलाह दी गई थी, ये चेतावनी दी गई थी कि आपकी जो कॉपीज हैं वो कई बार चेक होती हैं या क्रॉस चेक होती हैं, तो 90 प्लस नंबर लाना बहुत मुश्किल काम होता है। मुझे सबसे पहले ये बात बताई गई थी ना। पर ऐसा होता है, ये बात तो सही है ना, कि बोर्ड एग्जाम में अगर आपके 90 प्लस नंबर आते हैं या 95 आते हैं, अभी जरूरत नहीं है उसकी, अभी अपन लिखेंगे ना तब साइड में। तो मुझे ये बताया गया था, है ना, और एक्चुअल में ऐसा होता भी है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में जब 10th और 12th की कॉपीज चेक होती हैं, तो अगर आपके नंबर 80, है ना, या 85 या 90 या 95 नंबर जाते हैं, तो एक बार तो, है ना, जो कॉपी चेकर होते हैं, ठीक है, वो आपकी कॉपी चेक करते हैं। उसके बाद जो सीनियर होते हैं, है ना, वहाँ वो आपकी कॉपी को क्रॉस चेक करते हैं, है ना, ग्रीन पेन से चेक करते हैं। एक बार रेड पेन से आपकी कॉपी चेक होती है, फिर एक बार ग्रीन पेन से कॉपी चेक होती है। उसके बाद फिर आपकी कॉपी एक दो बार आगे चेक हो सकती है, क्योंकि आपके नंबर जो है वो 90 95 है। तो ये बात बिल्कुल सही है ना? तो हमें इस बात से डरना नहीं है, ठीक है ना, कि कॉपी हमारी 2 3 बार चेक होती है। तो इस सीरीज में हम, है ना, मैंने आपको बोला है कि 15 से 20 सेशन आपको मिल रहे होंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैं जो सारी चीजें हैं वो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, तो उन सब चीजों को मैं 5 घंटे या 10 घंटे आपको एक साथ अगर पढ़ाऊंगा तो हम उस वीडियो को या उस लेक्चर को हम देख भी नहीं पाएंगे और हम चीजों को सीख भी नहीं पाएंगे, है ना। तो हमने इस सीरीज को बनाने के पहले ये सोचा है कि हम इस सीरीज की जो सेशंस हैं उनको 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट तक ही ले जा रहे होंगे। इससे ज्यादा हम इस सेशन को बड़े नहीं ले जा रहे होंगे, जिससे हम चीजें भी सीख पा रहे हों और सारी चीजें हम अच्छे तरीके से समझ भी पा रहे होंगे ना, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पिछले सेशन में ये बताया था कि लगभग हम, है ना, 10 बेसिक पॉइंट्स लेकर चल रहे हैं, है ना। पॉइंट्स 12 भी हो सकते हैं, है ना, तो मैंने 10 पॉइंट्स आपको बताए थे। तो 10 पॉइंट्स पे लगभग हर पॉइंट्स पर आपको 1 से 2 वीडियो लेक्चर मिल रहे होंगे रिकॉर्डेड, है ना, तो जिनको देखकर आप चीजें सीख सकते हैं, है ना। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि ऐसे लोग, है ना, जो हमसे जुड़ना चाहे, ऐसे बच्चे, ठीक है, जो जुड़ना चाहें, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि टेलीग्राम या व्हाट्सएप की लिंक जो है वो आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी, जहां से आप जुड़कर हमसे संवाद या हमसे बात या हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। ऑफिस का फोन नंबर भी आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा, तो उस पर भी आप ऑफिस टाइम में कॉल करके या मैसेज करके आप चीजों को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो उन सेशंस में क्या होगा, हम जो रहेंगे वो आपको लाइव क्लास के माध्यम से क्या करेंगे, चीजों को बता रहे होंगे, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पिछले सेशन में ये बताया था, है ना, कि हमारा जो पहला पॉइंट बनता है वो पॉइंट बनता है सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को सबसे पहले हमें 100% समझना है। ये हमारा आज का सेशन है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया था कि हम एनसीईआरटी या जो बुक्स पढ़ते हैं उसके साथ हमें जो क्लास नोट्स बनाने हैं, ठीक है, या जो नोट्स बनाने हैं वो कैसे बनाने हैं, हम उस पर एक सेशन ले रहे होंगे 20 से 30 मिनट का। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि आंसर राइटिंग या जो प्रैक्टिस हम करते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एग्जाम के अंदर आंसर राइटिंग, है ना। तो उस पर हमारे लगभग 2 से 3 सेशन होंगे, ठीक है।
आगे फिर मैंने आपको बताया था कि स्मार्ट रिवीजन टेक्निक्स पर हम बात कर रहे होंगे कि हमारा जो माइंड है या हमारा दिमाग है वो किस तरीके से चीजों को याद करता है, ये आपको विस्तार से मैं बता रहा हूँ, है ना। कॉन्शियस माइंड क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, ठीक है, इस पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। लर्निंग कैपेबिलिटीज या जो टेक्निक्स होती हैं, हमारी जो क्षमताएं होती हैं या हम कैसे सीखते हैं, इस पर हम डिटेल में एक से दो सेशन ले रहे होंगे, ठीक है। और आपको ये बता रहे होंगे कि आपको याद कैसे करना है, चीजों को लंबे समय तक याद कैसे रखना है, कौन कौन सी टेक्निक्स पर हम काम कर सकते हैं, ये आपको बताया जाएगा। उसके बाद हमारा जो फोर्थ नंबर का जो पॉइंट था वो था स्मार्ट रिवीजन टेक्निक्स, है ना। फिफ्थ नंबर का जो पॉइंट था वो हमारा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सैंपल पेपर्स को हमें कैसे सॉल्व करना है और कैसे उन पर कमांड बनानी है या किस तरीके से उनको यूज करना है, इस पे हम बात कर रहे होंगे एक सेशन में। आगे वाले सेशन में हम प्रेजेंटेशन और एक्स्ट्रा मार्क्स के ऊपर बात कर रहे होंगे कि हम अपना प्रेजेंटेशन एग्जाम के अंदर बेहतर कैसे कर सकते हैं या बहुत स्मार्ट प्रेजेंटेशन हम कैसे एग्जाम के अंदर अपनी कॉपी को बना सकते हैं जहां से हम बाकी लोगों से एक्स्ट्रा मार्क लेके आ रहे हों, ठीक है, इस पर हम बात कर रहे होंगे, ठीक है। फिर हम आगे जो मैंने आपको पॉइंट बताया था 7th नंबर का, वहां पर हम एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी लेके आ रहे होंगे कि एक फोबिया मन में आता है कि यार बोर्ड एग्जाम है हमारा, है ना, 10th क्लास है 12th क्लास है, तो एक मन में फोबिया, एक डर रहता है। हम एग्जाम में जाते हैं टाइम के पहले या ठीक है टाइम के साथ, और एग्जाम में हम बैठते हैं तो एक मन में, है ना, उथल पुथल सी चल रही होती है, या हम शांत नहीं होते हैं, हमारी बॉडी अलग चल रही होती है, माइंड अलग चल रहा होता है, हाथ में कॉपी आती है, रोल नंबर लिखते हैं। तो वहां हमें क्या अपनी मेंटालिटी पहले से सेट करनी है, वहां अपने आप को शांत कैसे रखना है, इस पर हमारे 1 से 2 सेशन होंगे लास्ट में, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एग्जाम टाइम में हमारा एक रूटीन होगा जो लगभग 1 से 1.5 महीने का होगा कि हमें क्या खाना है, अपना हेल्थ कैसे मेंटेन करना है, और अपने जो ब्रेन है या जो दिमाग है उसको अपना दोस्त कैसे बनाना है कि वो आपके हिसाब से चल रहा हो, ठीक है, और आपको बिल्कुल परेशान ना कर रहा हो, और आप जैसा कहें वैसा वो काम कर रहा हो, एग्जाम में आपको सारी चीजें याद रह जाएं, सब कुछ हो जाए। इसके ऊपर हम 1 से 2 सेशन ले रहे होंगे, ठीक है। माइंड सेट, है ना, अपना जो ब्रेन फूड होता है, हमें उस टाइम पे क्या खाना है, अपने दिमाग को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है ना, कौन कौन सी एक्सरसाइज हमें करनी है जिसको हम ब्रेन जिम बोलते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा कि हम जिम करते हैं ना अपनी हेल्थ के लिए कि हमारी बॉडी बन जाए, 6 पैक बन जाए, ठीक है, हम अच्छे दिखने लगे, है ना। पर आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि जो ब्रेन जिम होती है, दिमाग की जिम होती है, दिमाग की कसरत होती है, वो कौन सी एक्सरसाइज होती है जिससे हमारा लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन जो है वो, है ना, कोऑर्डिनेशन में रहता है ना, और बूस्ट होता है ना, और पावरफुल होता है। तो ये हमने नहीं सुना होगा या हमने नहीं सीखा होगा, तो हम इस पर बात कर रहे होंगे कि ब्रेन जिम क्या होती है ना। तो हेल्थ और माइंडसेट पर 1 से 2 सेशन आपको मिल रहे होंगे। साथ ही साथ लास्ट में आपको कुछ बोनस टिप्स मिल रही होंगी, ऐसी बोनस टिप जो सभी लोगों के काम आ रही होंगी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि सर हमने बिल्कुल तैयारी नहीं करी है, या हमें लग रहा है या हमें ऐसा फील हो रहा है कि हम एग्जाम में फेल ना हो जाए, है ना, और हमने बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है और हमारे पास 3 से 5 दिन का टाइम है, सर हम इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए अलग से हमारे पास 1 से 2 लेक्चर या सेशंस होंगे जहां पर ऐसे बच्चे जिनने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी है या तैयारी नहीं करी है, ठीक है, और हमारे पास 5 से 7 दिन एग्जाम के लिए बचे हैं, तो हम उन 5 से 7 दिन में ऐसी क्या स्ट्रेटेजी है, ऐसा क्या ट्रिक्स है जिनको हम फॉलो कर लेंगे तो हम बड़े आसानी से 40-50 नंबर एग्जाम के अंदर लेके आ रहे हो, तो हम उस पर भी बात कर रहे होंगे, तो उन बच्चों को भी यहां से हेल्प मिल रही होगी, है ना, ठीक है ना। तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये वीडियो के में या क्लास के मैं लास्ट में अगर बोलूंगा तो आप 5-10 मिनट वीडियो देखेंगे और स्किप करके आप आगे चले जाएंगे, तो आपका लॉस होगा या आपका नुकसान होगा। तो जो चीजें मैं लास्ट में बोलने वाला था वो चीजें मैंने आज पहले बोल दी हैं इस वीडियो में, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि अगर आप मुझे देख रहे हैं इस वीडियो में तो इसके पहले वाला वीडियो आप पूरा जरूर देख लें, वहां भी मैंने काफी सारी चीजें आपको बताई थी, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो लेक्चर है या जो सेशन है, उसमें हम बात करने वाले हैं सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में, है ना। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, ठीक है। चलो, अब यहां पर सबसे पहले बात आती है कि सर हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो 4 से 5 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। वोकेशनल सब्जेक्ट भी है, वोकेशनल सब्जेक्ट में हमारे पास जो सिलेबस होता है उस सिलेबस में आप सबको पता है कि हमारे पास कितनी यूनिट्स रहती हैं, टोटल 2 सब्जेक्ट रहते हैं ना। एक सब्जेक्ट रहता है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ठीक है ना, और दूसरा रहता है आपका ट्रेड वाला सब्जेक्ट ना, जो भी आपकी ट्रेड है उस ट्रेड का एक सब्जेक्ट इसमें होता है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपको 5 यूनिट मिलती हैं, और जो ट्रेड वाला सब्जेक्ट है उसमें भी मैं मान के चल रहा हूँ कि 5 यूनिट रहती हैं। किसी किसी ट्रेड में किसी सब्जेक्ट में 4 यूनिट है ना, किसी सब्जेक्ट में 6 यूनिट है। तो मैं एक औसत या एक एवरेज मान के चल रहा हूँ कि भैया 5 यूनिट तो होंगी, ठीक है ना। और रोजगार कौशल तो आप चाहे 9th क्लास की बात कर रहे हो, 10th की बात कर रहे हो, 11th की बात कर रहे हो या 12th की बात कर रहे हो, तो यहां तो आपको 5 यूनिट मिलनी ही है, ठीक है।
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है, और उस सिलेबस को हमें क्या करना है भाई, याद करना है। जैसे मैं रोजगार कौशल की बात करूं कि सर हमारे पास 5 यूनिट है, तो मुझे यूनिट नंबर 1 का नाम पता होना चाहिए कि क्या है, ठीक है। यूनिट नंबर 2 का मुझे नाम याद होना चाहिए ओरली, यूनिट नंबर 2 का नाम क्या है, 3 का क्या है, 4 का क्या है, 5 का क्या है, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर नाम याद करने से क्या फायदा होगा। तो सारी कहानी नाम की है, ठीक है। आपका भी कुछ नाम है, उस नाम के भी बहुत सारे मतलब या सेंस निकलते हैं। वैसे ही मैं कह रहा हूं कि रोजगार कौशल की यूनिट नंबर 1 का नाम संचार कौशल है, तो यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। अब यूनिट का नाम आपको याद है, संचार कौशल क्या होता है, आपको इसका मतलब पता है कि संचार कौशल का मतलब क्या है, बस आपका काम हो गया, क्योंकि क्वेश्चन तो इसी यूनिट से आने ना। और कोई भी क्वेश्चन आ जाए, उस क्वेश्चन में आपको संचार के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप डेफिनेशन ही लिखोगे, मतलब आप यूनिट का नाम अगर आपको पता होगा 1 से 2 लाइन में, तो आप उसको कैसे यूज कर सकते हो उस क्वेश्चन का आंसर फ्रेम करने में, ये चीजें हम आगे सीखने वाले हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यूनिट का नाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस अपना पूरा अच्छे तरीके से क्या कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। अब याद कैसे करना है, ठीक है, तो उसकी भी टेक्निक है। आप A4 साइज का एक पेपर लेंगे, ठीक है, उस पेपर के ऊपर आप एक छोटा सा माइंड मैप बना रहे होंगे, है ना। सिलेबस का एक माइंड मैप आप बना रहे होंगे। सिलेबस के माइंड मैप में आप क्या करेंगे, जैसे मैं बात कर रहा हूं कि आपके पास एक पेपर है, ये ठीक है ना, ये पेपर है A4 साइज का, ठीक है। ध्यान से आपको समझना है, इस पेपर में सबसे पहले ऊपर में क्या लिखूंगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, है ना। यहां पर मैंने क्या लिखा, यूनिट नंबर 1, ठीक है। यूनिट नंबर 1 का मैंने सबसे पहले क्या लिखा, यहां पर नाम लिखा, है ना। नाम लिखने के बाद मैं यहां से क्या करूंगा, इसका माइंड मैप बनाऊंगा, है ना। अब मान लेता हूं कि इस यूनिट में 7 टॉपिक हैं, तो मैं 7 लाइंस बनाऊंगा, ठीक है। पहला टॉपिक यहां लिखूंगा, दूसरा टॉपिक यहां लिखूंगा, तीसरा टॉपिक यहां लिखूंगा, चौथा टॉपिक, पांचवा टॉपिक, छठवां टॉपिक और सातवां टॉपिक। ये मेरा एक माइंड मैप बन गया एक पेज में, मतलब ये मेरा यूनिट 1 का सिलेबस हो गया। अब जब भी मैं इस डायग्राम को बार बार, ये माइंड मैप जो है इसके लिए मैं 1 से 2 सेशन अलग से लूंगा, ये बताऊंगा कि माइंड मैप बनाया कैसे जाता है। मैं भी आपको केवल इसका फ्रेम बता रहा हूं कि ऐसे बनता है। अब इसमें हमें 3 से 4 कलर के कलर पेन यूज करने होते हैं। यूनिट का नाम एक अलग हम कलर से लिख रहे होंगे, लाइंस हम अलग कलर से बना रहे होंगे, बॉक्स हम अलग कलर से बना रहे होंगे। इसके पीछे की साइकोलॉजी में आपको पूरी बताऊंगा कि ये माइंड मैप जो है वो आपके ब्रेन से कैसे कनेक्ट होता है और क्यों हम इसके ऊपर काम करते हैं, ये चीज मैं आपको अलग से बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपको केवल सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में बता रहा हूं। ऐसे ही हमें क्या करना है, यहां पर यूनिट नंबर 2 के लिए माइंड मैप बनाना है, ठीक है। फिर यूनिट 3 का बनाना है, फिर 4 का बनाना है। 1 से 2 पेज यूज हो रहे होंगे, इनको हम स्टेपल करके क्या कर लेंगे, रख लेंगे। अब आपको क्या करना है, इसको याद नहीं करना है, इसको देखना है। एक दिन में एक बार 2 बार हम देख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। कुछ दिन तक आप, 1 हफ्ते तक इनको देखेंगे, आपको ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, है ना। इसके पीछे की कहानी या इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, इसको भी हम आगे वाले सेशंस में समझ रहे होंगे कि ये क्या लॉजिक होता है कि माइंड मैप को अलग कलर से बनाया जाता है और ऐसे बनाया जाता है और ऐसे देखने से याद हो जाता है, तो ये हम आगे हमें देखना है कि पूरे सिलेबस को हमें क्या करना है, छोटे छोटे भागों में तोड़ना है। जैसे मैंने आपको बताया, यूनिट 1 को हमने पहले इसके नाम में तोड़ा, फिर इसके नाम को इसके टॉपिक में तोड़ा, फिर इसके टॉपिक को सब टॉपिक में तोड़ा, फिर एक टॉपिक को फिर हमने फैक्ट्स में तोड़ा। ये मैं आपको सिखाऊंगा कि हमें कैसे काम करना है, ठीक है। तो पूरे सिलेबस को याद रखना है, छोटे छोटे भागों से हमें क्या करना है, डिवाइड कर लेना है या छोटे छोटे भागों में तोड़ लेना है। क्योंकि हमने रोजगार कौशल में एक टॉपिक पढ़ा है, स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल में हमने क्या सीखा है कि जब भी हम कोई गोल या कोई टारगेट बनाते हैं, तो टारगेट को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जब एक पार्ट पूरा हो जाता है तो मन को सुकून मिलता है या संतुष्टि मिलती है कि यार हमने एक टारगेट पूरा कर लिया, 2 टारगेट पूरे कर लिए, 3 टारगेट पूरे कर लिए, और हमारे पास टोटल टारगेट 10 थे। तो धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलता, कंटिन्यूस आप 10 टारगेट पूरे कर लेते हो और आप उस बड़े गोल को क्या कर लेते हो, अचीव कर लेते हो। तो हमने जो 95 का गोल बनाया है या 90 का गोल बनाया, वो गोल छोटा गोल नहीं है, वो गोल बड़ा है। तो उस गोल को या उस मार्किंग को भी हमें कैसे तोड़ना है, हम इस पे भी बात कर रहे होंगे, ठीक है। दूसरी बात, बोर्ड एग्जाम में 10वीं और 12वीं, मैंने जैसे मैंने पहले आपको पहले बताया था कि बोर्ड एग्जाम के द्वारा आपको एक सिलेबस या एक ब्लूप्रिंट दिया जाता है। तो उस ब्लूप्रिंट को आपको क्या करना है, मैंने रोजगार कौशल और जो आपका सब्जेक्ट है तो आईटी, उसके मैंने ब्लूप्रिंट आपको दे दिए हैं, तो आपको इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मैंने कंप्लीट वीडियोस पे बनाया हुआ है, ठीक है, और बाकी लोगों ने भी बनाए हुए हैं कि किसी यूनिट से कितना पार्ट आपको एग्जाम के अंदर मिलने वाला है, ठीक है। तो हमें ये भी काम करना है, ठीक है। तो जो ब्लूप्रिंट है उसको भी क्या करना है, आपको A4 जो पेपर है उस पर पूरी टेबल बना के कौन सी यूनिट से कितने नंबर का आ रहा है, जहां आप पढ़ते हैं वहां आप उसको चिपका लेंगे, है ना। इसमें कोई माइंड मैप नहीं बनाना, सिंपल सी चीज है। यूनिट 1 5 नंबर की आनी है, 10 नंबर की आनी है, आपको लिख के लगा। तो क्या होगा, जब बार बार आपकी नजर उस पर पड़ रही होगी तो वो चीजें आपके दिमाग में क्या हो जाएंगी, सेट हो जाएंगी, एक फ्रेम बन जाएगा कि भाई किस यूनिट से कितना आ रहा है।
देखो दिमाग में ये चीजें जब रहती है ना, तो चीजें जो है वो जो सिलेबस है वो हमें बहुत आसान लगता है, और जो रास्ता है वो रास्ता हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे हमें कहीं जाना है और अगर हमें पहले से रास्ता पता है तो आप देखते हो कि आपको जाने में मजा आता है, गाड़ी चलाने में मजा आता है, चाहे आप टू व्हीलर से जा रहे हो या फोर व्हीलर से जा रहे हो। जब रास्ता आपको याद होता है तो उस रास्ते पर चलने में मजा आता है, और हम चलने में मजा आता है तो लक्ष्य तक हम बहुत आसानी से बिना किसी रुकावट के पहुंच जाते हैं, है ना। और जब आपको रास्ता नहीं पता होता है और आप सामने गूगल मैप लगाते हो, जब आप भटक जाते हो तो आपको लगता है कि यार हमें वहां नहीं जाना, हम बहुत थक गए हैं, बहुत परेशान हो गए हैं। तो रास्ता क्लियर कब होता है? जब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, चीजें हमारे दिमाग में सेट होती हैं कि हमें करना क्या है, जो करना है वो पहले से सेट है ना। तो चीजें हम बहुत आसानी से कर पा रहे होते हैं, ठीक। तो बोर्ड परीक्षा के द्वारा जो ब्लूप्रिंट हमें दिया गया है उसको आपको क्या करना है, व्हाइट पेपर या A4 साइज की सीट के ऊपर आपको लिख के बढ़िया उसको शानदार तरीके से अपनी टेबल के ऊपर लगा लेना जहां पढ़ते हैं। तो बार बार जब आपको देख रहे होंगे 15 दिन तक, 10 दिन तक, तो चीजें दिमाग में सेट हो जाएंगी कि यूनिट 1 इतने नंबर की आ रही है, यूनिट 2 इतने नंबर की आ रही है, मामला क्लियर हो जाएगा। अब दूसरी बात हमें क्या करना है, ज्यादा नंबर वाले जो टॉपिक्स हैं या यूनिट्स हैं उनको सबसे पहले कवर करना है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं कि भाई 10th क्लास में जो डेटा एंट्री आपका सब्जेक्ट है, डेटा एंट्री में एक चैप्टर आप पढ़ते हैं डीबीएमएस वाला, है ना, 3rd नंबर का चैप्टर। तो मैं आपसे कह दूं कि 3rd नंबर का चैप्टर जो है वो 25 मार्क्स का आ रहा है। इसका मतलब है कि जो एक चौथाई भाग है पूरे 100 नंबर का, वो एक यूनिट कवर कर रहा है। और रोजगार कौशल में पूरे 5 यूनिट पढ़ रहा हूं तो मुझे सर 25 नंबर मिल रहे हैं, पर मैं डीबीएमएस वाला जो चैप्टर है उसको पढ़ रहा हूं तो मुझे 25 नंबर मिल रहे हैं। मतलब कहानी क्लियर है कि जो ज्यादा नंबर वाले टॉपिक्स हैं उनको सबसे पहले हमें अपनी प्रायोरिटी टेबल में रखना है, या सबसे पहले उस टॉपिक पर हमें क्या करना है, अपना काम करना है, अपनी प्लानिंग तैयार करनी है। तो दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि ज्यादा नंबर वाले टॉपिक को क्या करना है, आपको पहले प्राथमिकता देनी है, ठीक है। यह हमारी सेकंड स्टेप हो गई। अब ऐसा क्यों करना है? तो इसलिए करना है ताकि आप कम समय में ज्यादा नंबर क्या कर सकें, ला सकें। हमारे पास 1 महीने या 1.5 महीने का टाइम है ना, या मान के चलो 2 महीने का टाइम है। तो हमें क्या करनी है, अपनी स्ट्रेटेजी भी क्या करनी है, उसी हिसाब से बनानी है, ठीक है ना। कि कोई व्यक्ति पूरे साल पढ़ रहा है, उसके बाद वो 90 या 100 नंबर लेके आ रहा है, और हम क्या 3 महीने या 2 महीने में उतने नंबर ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। अगर हमारा जो टारगेट है या जो स्ट्रेटेजी है अगर वो बहुत स्मार्ट है और हम हर चीज को बहुत स्मार्ट तरीके से कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, और मैंने भी करके देखा है, ये संभव है। अगर आपकी प्लानिंग बहुत शानदार हो तो आप बड़ी बड़ी चीजों को बहुत कम टाइम में कर पाते हैं। और आपने देखा भी होगा कि कुछ लोग 1 साल में यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी प्लानिंग या स्ट्रेटेजी जो होती है वो बहुत शानदार होती है। कुछ लोग 5 साल में भी नहीं कर पाते हैं। तो ये कहानी है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। अब हम सेकंड पॉइंट पर या दूसरे पॉइंट पर आते हैं। हमें क्या करना है, एक स्मार्ट टाइम टेबल बनाना है। क्या बनाना है? स्मार्ट हमें क्या करना है, अपना एक स्मार्ट टाइम टेबल बनाना है। तो आप लोग में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर टाइम टेबल तो हमें बोर्ड के द्वारा मिल गया कि हमारा कौन सा पेपर कब है, तो मैं उस टाइम टेबल की बात यहां पर नहीं कर रहा हूं, है ना। मैं आपके डेली रूटीन के टाइम टेबल की बात कर रहा हूं कि अगर हम एक टाइम टेबल सेट कर लेंगे तो कभी भी कोई चीज स्किप नहीं होगी, कोई सब्जेक्ट स्किप नहीं होगा, कोई टॉपिक स्किप नहीं होगा, कोई चीज स्किप नहीं होगी। हम उस टाइम टेबल के हिसाब से क्या कर रहे होंगे, सब्जेक्ट्स को तैयार कर रहे होंगे, अपना रिवीजन कर रहे होंगे, और अपनी स्ट्रेटेजी आगे के लिए हम बना रहे हैं, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि रोज की जो पढ़ाई है या डेली का टाइम है, हमें उसको सेट करना है। मान लीजिए कि आपके स्कूल नहीं लग रहे हैं, या आप स्कूल नहीं जा रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको एक टाइम सेट करना है कि सर मैं डेली जो है मैं 6 से 8 घंटे पढ़ सकता हूं, है ना। और ये वाली जो कहानी है कि लोग 12 घंटे पढ़ते हैं या 18 घंटे पढ़ते हैं, तो मैं इसको सही नहीं मानता हूं स्ट्रेटेजी को, कि कोई व्यक्ति 18 घंटे पढ़ रहा होगा, और हो सकता है कि कोई पढ़ रहा हो, मैं इसकी बात की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि ये चीज थोड़ी सी सही नहीं है। इससे आपका मेंटल हेल्थ भी खराब होगा और आपका फिजिकल हेल्थ भी खराब होगा। और एग्जाम में सबसे बड़े हमारे जो हथियार होते हैं दो, वो यही होते हैं। एक आपका मेंटल हेल्थ जो आपका ब्रह्मास्त्र सबसे बड़ा हथियार होता है, और दूसरा आपका फिजिकल हेल्थ। आप मान लीजिए कि एग्जाम के टाइम आप बीमार हो गए, आप स्ट्रेस में हैं, या आपका फिजिकल जो हेल्थ है वो सही नहीं है, तो आपका सारी स्ट्रेटेजी, सारी मेहनत सब रखी रह जाएगी, सब खराब हो जाएगा, ठीक है ना। इस चीज को हम इसलिए सही नहीं मानते हैं क्योंकि ये संभव नहीं है, और अगर संभव है तो उतना करना हमारे लिए अभी संभव नहीं है, ठीक है। तो हम ये मान के चलें कि अगर हमें 90 या 90 या 95 हमें पहुंचना है, तो हम एक टाइम सेट कर लें कि हम 6 से 8 घंटे प्रॉपर तैयारी कर रहे हो, ठीक है। 6 से 8 घंटे हम प्रॉपर तैयारी कर रहे हो, ठीक है। जो कठिन सब्जेक्ट या टफ सब्जेक्ट हैं उनको हम 3 घंटे या 4 घंटे सुबह वाले स्लॉट में हम रख दें, मॉर्निंग टाइम में, कि आप अगर 5 AM पर उठ रहे हो,
ठीक है, ये मैं आपको नहीं बता रहा हूं कि आपको कितने बजे उठना है, क्या करना है, वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर आप 5 बजे उठ रहे हो, है ना, तो उस टाइम पर जो कठिन सब्जेक्ट है, जैसे हम मैथ्स की बात कर लें, है ना, साइंस की बात कर लें, फिजिक्स की बात कर लें, केमिस्ट्री की बात कर लें, ऐसे सब्जेक्ट जो थोड़े से टफ माने जाते हैं, मेरे हिसाब से तो कोई सब्जेक्ट टफ नहीं माना जाता, उसको सही प्लानिंग या सही स्ट्रेटेजी के साथ समझ के अगर पढ़ा जाता है तो हर सब्जेक्ट आसान होता है। पर हम ऐसे सब्जेक्ट जहां पर हमें ज्यादा दिमाग यूज करना पड़ता है, ज्यादा हमारा ब्रेन पावर लगता है, तो उन सब्जेक्ट को हम क्या कर लेंगे, अलग टाइम स्लॉट में डिवाइड कर लेंगे, और ऐसे सब्जेक्टों को हम मॉर्निंग टाइम में क्या कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब हम सो के उठते हैं तो हमारा जो दिमाग होता है बिल्कुल फ्रेश माइंड होता है, और हम उस फ्रेश माइंड में जो भी काम करते हैं वो काम हमारे लिए बहुत शानदार तरीके से काम करता है ना। तो हम ऐसे सब्जेक्ट को या ऐसी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, मॉर्निंग टाइम में सेट कर सकते हैं। दूसरी बात, जो आसान सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जहां पर स्टोरीज पढ़नी है, जैसे हिस्ट्री हो गया, है ना, या हम रोजगार कौशल को ही मान ले कि आपको डेफिनेशन पढ़नी है, चीजों को समझना है, तो ऐसे सब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, इवनिंग टाइम में, है ना, या नाइट वाले टाइम में हम रख सकते हैं, सोने के पहले वाले टाइम में हम इसको शाम को या रात के टाइम में रख सकते हैं। हर विषय के लिए क्या करना है, हमें एक डेडलाइन क्लियर करना है, एक बाउंड्री लाइन तय करना है कि भैया आज मैं ये विषय स्टार्ट कर रहा हूं इस तारीख से, तो इसकी डेडलाइन या बाउंड्री लाइन ये होगी, इसके बाद मैं सब्जेक्ट को नहीं पढ़ूंगा, केवल इसका मैं क्या करूंगा, शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा, इसका रिवीजन करूंगा। एक चीज को बहुत लंबे टाइम तक आपको लेके नहीं चलना कि सब्जेक्ट को आप पढ़ते जा रहे हो और एग्जाम के 1 घंटे पहले तक आप उस किताब को हाथ में पकड़े हो और पढ़ते, ऐसा हमें नहीं करना। अगर आपका कोई एग्जाम जो है वो 10 तारीख में उस सब्जेक्ट का पेपर है, तो आप 1 तारीख में सब्जेक्ट को खत्म कर दोगे, 1 तारीख के बाद आप इसके स्लॉट्स बना लोगे, हमें कब कब कैसे कैसे रिवीजन करना है, और लास्ट में हमें जो हम शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे, हमें वहां तक क्या करना है, पहुंचना है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो इस चीज को हमें समझना है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। आगे हम अगले पॉइंट की, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो पढ़ने का जो तरीका होता है, वो तरीका हमारा कैसा होना चाहिए भाई, सही होना चाहिए। सही का मतलब क्या है, हमें चीजों को रटना नहीं है कि हमने किताब रख ली सामने और हम 10-10 बार उस चीज को दोहराते चले जा रहे हैं। इससे, है ना, एक लूप बन जाता है और ब्रेन में वो चीजें थोड़े समय के लिए याद हो जाती है, और एक टाइम के बाद जब रिवीजन नहीं करते या उनकी जरूरत आपको होती है तो आप ऐसी चीजों को भूल जाते हो। तो हमें क्या नहीं करना, हमें किसी चीज को रटना नहीं है ना? हमें किसी चीज को रटना नहीं है ना। हम आगे लर्निंग टेक्निक सीख रहे होंगे तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि रटने से क्या नुकसान होता है, क्यों नहीं रटना। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें समझ कर पढ़ना है। हमें क्या करना है, समझ कर पढ़ना है। क्योंकि अगर हमने उस सब्जेक्ट को समझा होगा तो हम उस सब्जेक्ट को या उस टॉपिक को हम क्या कर सकते हैं, 3 से 4 पेज या कितना भी बड़ा आंसर हम उसका ऐसे राइटिंग भी बना सकते हैं, और बहुत आराम से हम पॉइंट्स बना सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। ठीक है, याद करने वाली चीजें मैं आपको बताऊंगा, रटने वाली चीजें कौन सी होती हैं, कौन से कीवर्ड्स होते हैं, कौन सी चीजें होती हैं जिनको हमें रटना है, और रटने का भी एक तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे उस चीज को क्या करना है, रटना है या याद करना है। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं करना है, क्योंकि हम टॉपिक को पढ़ते समय, ठीक है, क्या करते हैं, रट लेते हैं, पर जब बाद में हमसे उस चीज के बारे में पूछा जा रहा होता है तो हम शांत हो जाते हैं, हम उसको रिप्लाई नहीं कर पा रहे होते हैं। हमें इस चीज से रखना है। ठीक है, हर टॉपिक को हमें क्या करना है, पढ़ते समय कुछ 2-3 पॉइंट्स को ध्यान रखना है कि हम कोई टॉपिक जब पढ़ रहे हैं तो हमने उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया, उसको बहुत अच्छे से समझ लिया। समझने के बाद हमें क्या करना है, थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करनी है, 2 से 3 मिनट, और मन में खुद से एक सवाल पूछना है कि मैंने अभी जो टॉपिक पढ़ा है, क्या मुझे वो टॉपिक याद है, या उस टॉपिक पर कितना बोल सकता हूं, या मुझे कितनी चीजें याद है। ये आपको खुद से संवाद करना है। ठीक है ना, ये एक टेक्निक होती है ना, आपको खुद से आंखें बंद करके, किताब बंद करके ये सोचना है कि वो टॉपिक मैंने अभी पढ़ा, वो टॉपिक में मुझे कौन कौन से पॉइंट याद हैं, कितने पॉइंट मुझे याद। आप ये काम तत्काल भी कर सकते हैं पढ़ने के बाद, या रात में जब आप सोने जाने लगो तो अपनी आंखें बंद कर आपको सोचना है कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा था, ये टॉपिक मुझे कितना याद है। ये सबसे जबरदस्त मेथड या टेक्निक होती है ना। इससे आप खुद आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने जो पढ़ा है मेरे पास उसका कितना % हिस्सा मेरे पास अभी दिमाग में है। पढ़ते समय तो 100% था, पर अभी मैं 50% मेरे पास है, या 70% है, या 80% है। जितने % हिस्सा आपके पास होगा, फिर आपको उतने, उसी हिसाब से उतनी स्मार्ट तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आधी से ज्यादा चीजें आपको याद है तो इसका मतलब है कि आपको केवल अब 50% मेहनत करनी है, उसका हल्का सा 1-2 बार, 5 बार, 10 बार रिवीजन करना है, आपको 100% चीजें फिर से क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, तो खुद से हमें सवाल पूछना है, ये हर टॉपिक के साथ, हर चैप्टर के साथ हमें करना है। ठीक है, दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई थी कि हमें जो नोट्स बनाने हैं, वो नोट्स छोटे छोटे टॉपिक वाइज, पार्ट वाइज हमें बनाना। हमने A4 साइज का एक पेपर लिया, उसके ऊपर सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखा, है ना, उसको पॉइंट्स में हमने डिवाइड कर लिया, जो कीवर्ड्स हैं, जो मेन शब्द हैं, जो हम बार बार भूल रहे हैं और एग्जाम के अंदर इनको लिखना जरूरी है, जो फैक्ट है, तो उनको हम अंडरलाइन करके रख लें, है ना। ठीक है, या उनको हम अलग से, है ना, माइंड मैप बना के या अलग से शॉर्ट नोट्स बना के हम उनको लिख के रख लें, जिस पर बार बार हमारी नजर पड़ रही हो और वो टॉपिक हमारे स्किप या वो पॉइंट हमारे स्किप ना हो रहे। ठीक है, हेडिंग हमें बना के रखनी है,
कई बार आपने देखा होगा कि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, सर उसमें 5 पॉइंट लिखने हैं, हम 2 पॉइंट भूल गए, 3 ही पॉइंट याद रहे, है ना? तो पॉइंट्स या जो हेडिंग है वो हमें याद रहनी चाहिए, उनको हमें एग्जाम में नहीं भूलना। उसके लिए हम कैसे काम कर रहे होंगे ये आगे आपको आंसर राइटिंग में बताया जाएगा, ठीक है? क्योंकि वो अगर 5 पॉइंट आपको याद होंगे तो बड़े आराम से आप 2 पेज का आंसर अच्छे से लिख सकते हो। आपने वो पॉइंट लिखा, अब उस पॉइंट को आपने समझा होगा, तो उस पॉइंट्स को 2 से 3 लाइन में आप क्या कर दोगे, डिस्क्राइब कर दोगे। उसका एग्जाम्पल अगर पॉसिबल होगा या बन रहा होगा तब एग्जाम्पल लिख दोगे, डायग्राम बन रहा होगा तो डायग्राम बता दोगे, उससे जुड़ी कोई चीज होगी तो आप एक लाइन में उसको बता दोगे। तो ऐसे कर करके आप आराम से अपने 2 पेज का बहुत अच्छा आंसर बना सकते हो। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 4.5 नंबर तो बहुत आसानी से आपको मिल रहे होंगे, या 5 नंबर पूरे आपको मिल रहे होंगे, है ना? तो हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है? आगे हम बात करते हैं, तो जो भी आप एनसीईआरटी बुक या जो भी बुक आप यूज करते हो, उस बुक के साथ आपको क्लास नोट को क्या करना है, आधार बनाना है। क्योंकि क्लास नोट्स क्या होते हैं, हमारी पूरी साल की मेहनत होती है। अगर आपने क्लास में प्रॉपर नोट्स बनाए हैं तो जो क्लास नोट्स होते हैं वो आपके पूरे साल की मेहनत होती है, तो उसको आधार बनाकर हमें तैयारी करनी है। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपने क्लास नोट्स बनाए हैं वो 200-250 पेज के हैं तो उनको साइड में रख दो, अब जो मैं कह रहा हूं वो करो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। इस बात को ध्यान रखना है, उनको आधार बनाना है, उनको बेस बनाना है। अब जो क्लास नोट आपने बनाए हैं, उन नोट्स को सॉर्ट कैसे करना है, या उनको छोटा कैसे करना है, या उनको कंप्रेस कैसे करना है, ये टेक्नोलॉजी हम सीख रहे होंगे। कि आपके 200 पेज के नोट्स को हम 20 पेज में कैसे कन्वर्ट कर रहे होंगे, ये चीजें मैं आपको आगे वाले सेशन में बताऊंगा, ठीक है? बोर्ड परीक्षा में ज्यादातर जो सवाल हैं वो एनसीईआरटी या बुक से ही आते हैं, तो इसीलिए हमें एनसीईआरटी को क्या करना है, कभी नहीं छोड़ना है, उसको हमें आधार बनाकर ही क्या करना है, काम करना है ना? क्योंकि पेपर आपका वहीं से बनता है, ठीक है? तो एनसीईआरटी को पूरा हमें कंप्लीट करना है, बहुत अच्छे से उसका रिवीजन करना है, उसको पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, ठीक है, उनके ऊपर हम क्या कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। इसके बाद आगे हम बात कर लें, सबसे पहले, है ना, जो रिवीजन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना? जब हम साइकोलॉजी को समझ रहे होंगे या हम लर्निंग टेक्निक्स पर जब बात कर रहे होंगे तो समय में आपको रिवीजन का महत्व बताऊंगा कि रिवीजन क्यों जरूरी होता है। जब हम ब्रेन को पढ़ रहे होंगे, है ना, या अपने ब्रेन के पार्ट्स को पढ़ रहे होंगे, तो मैं एक एक पार्ट्स को वहां डिस्क्राइब करूंगा, उनके बारे में बताऊंगा कि कौन सा पार्ट किस चीज के लिए काम आता है, और ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो कैसे काम करती है ना। हमारे ब्रेन का जो सिस्टम होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी थोड़ा सा बताया था कि हमारा जो ब्रेन का सिस्टम होता है उसमें 2 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉन्शियस ब्रेन, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, सबकॉन्शियस ब्रेन या सबकॉन्शियस माइंड, है ना? 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो कॉन्शियस ब्रेन होता है उसको हम बोलते हैं चेतन मन, या जो हमारी चेतना होती है। जैसे मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं तो आप मुझे क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, है ना? या जो भी काम आप, है ना, होशो हवास में करते हो, ठीक है? होशो हवास का मतलब है कि आप जैसे क्लास में पढ़ रहे हो ना, ठीक है, या प्रेजेंट टाइम में जो भी चीजें आप कर रहे हो वो सारी क्या होती है, चेतन मन में चली जाती है। और ये जो आपके ब्रेन की पावर रहती है उसका 5 से 10% ही क्या करता है, ये यूज करता है। और मेन पावर जो होता है वो सबकॉन्शियस ब्रेन में या अवचेतन मन में होता है ना? जो आपका कितना होता है, 90 टू 95 ना, ठीक है? 90 टू 95% जो पावर होता है वो इसके पास होता है। तो कोई चीज जब हम पढ़ते हैं तो वो इसके पास कैसे जाएगी, या इस मेमोरी में कैसे जाएगी, ठीक है ना? और कोई चीज जो हम कर रहे हैं वो इसमें कैसे जाती है, इन सारी, देखो हम प्रेजेंट टाइम में कोई भी चीज पढ़ रहे होते हैं, मैंने आपको बताया, वो जो चेतना आपकी होती है वो सारी चीजें यहां से होती है ना, ठीक है? और ये जो मेमोरी होती है, ये मेमोरी जो होती है वो कैसी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी कहलाती है। मतलब आप एक टाइम के बाद इसको भूल जाओगे, है ना? जैसे आपने कोई न्यूज़पेपर पढ़ा, 5 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद उस न्यूज़पेपर में आपने क्या पढ़ा था, आप भूल जाओगे, है ना? क्यों? क्योंकि वो यहां गया है। तो इसीलिए हम इस चेतन मन को या कॉन्शियस ब्रेन को क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं। और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, जिसमें आप सालों तक चीजें, ठीक है, याद रख सकते हो या बहुत लंबे टाइम तक याद रख सकते हो, वो सारी चीजें आपकी कहां जाती हैं, यहां जाती है ना? ठीक। जैसे कभी आपने कोई इमेज देख ली, है ना? जैसे बचपन में आप पढ़ते थे तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, ए फॉर एप्पल होता है। अब उसको आप पूरे जीवन नहीं भूलते हो, क्यों? क्योंकि आपने उसकी एक पिक्चर भी देखी थी और बगल में ए भी देखा था कि ए भी लिखा हुआ है। वो आपके ब्रेन में कहां चला गया, सबकॉन्शियस ब्रेन में चला गया, है ना? इमेज के साथ उसको कनेक्ट करके हमने याद किया है, तो हम उस चीज को नहीं भूल पा रहे। तो ये टेक्निक्स कैसे काम करती हैं या कैसे हम चीजों को यहां पहुंचाते हैं, इन पर भी हम आगे सेशन ले रहे हैं, ठीक है? तो रिवीजन का मैंने बताया कि रिवीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपने कोई चीज पढ़ी है तो पहला रिवीजन आपको 24 घंटे के अंदर करना है ना? फिर आपको 48 घंटे या 3 से 4 दिन के अंदर करना है। फिर आपको 1 हफ्ते के अंदर तीसरा रिवीजन, चौथा रिवीजन करना है। फिर 10 दिन में, फिर 15 दिन में, फिर 18 दिन में, फिर 21 दिन में, फिर 30 दिन में, है ना? तो ये चीजें मैं आपको बताऊंगा कि रिवीजन आप नहीं करोगे तो आपकी जो पढ़ाई है, जो भी चीजें आपने सीखी है, वो सारी चीजें कैसी हो जाएंगी, वेस्ट हो जाएंगी या बेकार हो जाएंगी। आप सब कुछ भूल जाओगे। अब आपको फिर पूरी मेहनत फिर से करनी पड़ेगी, उस चीज को फिर से बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। पर अगर रिवीजन हम 5 मिनट, 1 मिनट, है ना, 30 सेकंड कर लेंगे तो वो चीजें हमारी जो है वो पूरी की पूरी हमारे पास 90% हमारे ब्रेन में रहेंगी, उसको हम भूलेंगे।
पुराने प्रश्न पत्र जो मॉडल पेपर हैं उनको हमें सॉल्व करना है। अगर हम 10th और 12th क्लास में हैं तो 3 से 5 सालों के जो क्वेश्चन पेपर हैं उन क्वेश्चन पेपर्स में हमें ये देखना है कि टॉपिक्स कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। सॉल्व करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पुराना पेपर उठाओ और कॉपी में उसको पूरा सॉल्व करने बैठ जाओ, ये तो हम बाद में करेंगे, ये अलग कहानी है, ठीक है। और उस पेपर को आपको एनालिसिस करना है कि उसके क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे, उसका लेवल कैसा था, है ना, कहां से कितने क्वेश्चन आए थे, ब्लूप्रिंट का लेवल क्या सेम था जो उन्होंने दिया था, उसी आधार पर क्वेश्चन पूछे गए थे, टफ क्वेश्चन कितने थे, है ना, इजी क्वेश्चन कितने थे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन कितने थे, हमें इस पर भी क्या करना है, एनालिसिस करके पेपर में इसको बनाना है। दूसरी बात, समय के अंदर आपको क्या करना है, पेपर हल करना सीखना है। ये आंसर राइटिंग में आपको सिखाया जाएगा कि अगर आपका पेपर 3 घंटे का हो रहा है तो हमें कोशिश करनी है कि 3 घंटे खत्म होने के पहले हम पेपर सॉल्व कर पाए। अब दूसरी बात, हम मान लेते हैं कि सर आपका जो पेपर है, ठीक है, पेपर का टाइमिंग मान लेते हैं कि आपका पेपर 10 बजे से 1 बजे तक हो रहा है ना, या 9 बजे से 1 बजे तक हो रहा है, कोई भी टाइम। तो हम जब घर में प्रैक्टिस कर रहे होंगे या पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, है ना, तो एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, है ना। हमारा जो माइंड सेट होता है वो बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से काम कर रहा होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कभी अगर आप 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन 6 बजे उठ जाते हो तो आपकी नींद अपने आप 6 बजे खुलने लगती है। अब ये कैसे होता है, क्या लॉजिक होता है ना। तो कभी भी ऐसा होता है कि जो टाइम होता है वो हमारे ब्रेन में सेट हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन काम कर रहा होता है। तो आपने बहुत प्रैक्टिस करी, सब कुछ करी, और आपका जो ब्रेन है वो, है ना, 10 से लेकर 1 बजे या 9 से 12 जो है आपका वो टाइम सेट नहीं था, है ना, आपका ब्रेन जो है उस टाइम के हिसाब से काम नहीं कर रहा था। तो आप अनबैलेंस हो जाते हो, या एग्जाम में आप क्या करते हो, उस टाइम पर चीजें सही नहीं कर पाते हो या उतना अच्छा परफॉर्मेंस आप नहीं दे पाते हो। तो हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी बात कर रहे होंगे डिटेल में कि ये कैसे काम करता है, ठीक है ना। आगे हम अगर बात करें, है ना, तो अपनी गलती आपको क्या करना है, खुद चेक करना है या खुद जांचना है। जैसा भी मैंने आपको बताया कि कोई टॉपिक आपने पढ़ा, आप आंख बंद करके एक बार सोचिए कि उस टॉपिक में हमें कितना याद है ईमानदारी के साथ। तो अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा कि यार हमें 50% याद है, 10% याद है, 20% याद है, आपको खुद पता चल जाएगा। हमें उस चीज को नोट कर लेना है, उसके हिसाब से हमें रिवीजन स्ट्रेटेजी बनानी है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। दूसरी बात, हमें क्या करना है, हमें सवालों का पैटर्न समझना है, टाइम मैनेजमेंट सुधारना है। हम 3 घंटे के अंदर पेपर अपना कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, है ना। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारे पास क्लॉक या घड़ी नहीं रहती है, एग्जाम हॉल में घड़ी नहीं लगी होती है ना, तो हम उसमें अनबैलेंस हो जाते हैं। तो हमें ये चीजें थोड़ी सी पहले से मैनेज करके रखनी है, उस वो भी मैं आपको लास्ट सेशन में बताऊंगा। फिर उत्तर लिखने की जो रणनीति है, आंसर राइटिंग है, ये हम आगे आने वाले सेशंस में, या है ना, इसके बाद अभी आपका ये सेकंड सेशन है, इसके बाद थर्ड सेशन होगा, हम थर्ड या फोर्थ सेशन में आंसर राइटिंग पर डिटेल में बात कर रहे होंगे, है ना। जिसमें मैं आपको आंसर कैसे लिखना है, हेडिंग है, डायग्राम्स हैं, ग्राफ हैं, है ना, इन चीजों पर कैसे काम करना है, एग्जांपल्स कैसे लेना है, ठीक है ना, इन सबको बताऊंगा, ठीक है। और आगे आने वाले सेशंस में हम, ठीक है, और डिटेल में चीजों को क्या कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, है ना। तो आज का हमारा आज का जो सेशन है, उस सेशन की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात या सबसे मेन बात जो निकल के आती है वो ये आती है कि हमें रेगुलर या नियमित पढ़ाई करना है, हमारी रणनीति सही होनी चाहिए, हमारी स्ट्रेटेजी सही होनी चाहिए, और हमारा जो रिवीजन का मेथड है वो सही होना चाहिए। तभी हम 90 या 95 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हैं। ये आज का सूत्र है, आज का फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है कि नियमित पढ़ाई प्लस सही स्ट्रेटेजी, सही रणनीति प्लस सही रिवीजन ही हमें क्या कर सकता है, 95 के पार ले जा सकता है या 90 प्लस ले जा सकता है। तो उम्मीद है कि आज जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। और इससे जुड़ा ये आज का जो टॉपिक है, इस पे जुड़ा हुआ सेशन आपको अगले, है ना, सेशन में, थर्ड सेशन में, थर्ड वीडियो क्लास में आपको मिलने वाला है। अब ये सेशन 2 क्लासेस में चलेगा, है ना। तो अभी ये खत्म नहीं हुआ है टॉपिक, है ना, पर आज की क्लास या आज का सेशन में खत्म कर रहा हूं। इसके बाद हम मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है। आपके जो भी सुझाव है, ठीक है, आपको सेशन कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। या हमारे जो भी प्लेटफॉर्म अभी हम यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप या टेलीग्राम, उन पे आप जुड़ सकते हैं, उनके माध्यम से आप अपने सुझाव हमें प्रेषित कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप आगे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आगे शेयर कर सकते हैं। आगे हम बहुत शानदार रणनीति या बहुत शानदार टेक्निक्स के साथ आपसे बात कर रहे होंगे, आपको बहुत शानदार चीजें हम सिखा रहे होंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल, बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली हैं। तो जुड़े रहिए और अपने सुझाव या कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करते रहिए।